ले जाओ इस बुढ़े को यहाँ से, कहते हुए साक्षी ने रामेश्वर जी को इतनी जोर से धक्का दिया कि बुखार से तप रहे रामेश्वर जी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। अपने बूढ़े पिता की ऐसी हालत देखकर उनके छोटे बेटे संदीप से बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपनी भाभी के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही साक्षी सीढ़ियों पर जा पड़ी। उसकी आंखों के सामने जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तभी संदीप का बड़ा भाई भी वहां आ गया। अपनी पत्नी का ऐसा हाल देखकर उसके होश उड़ गए। तूने अपनी भाभी पर हाथ उठाया? तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इससे पहला बड़ा भाई छोटे भाई पर हाथ उठाता तभी एक जोरदार थप्पड़ संदीप ने अपने भाई के गाल पर रख दिया। दरअसल रामेश्वर जी के दो बेटे थे। अभी कुछ समय पहले ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया था। वह अपने बड़े बेटे के पास रहते थे। छोटा बेटा उनका विदेश में काम कर रहा था और साथ ही पढ़ाई भी कर रहा था। बड़े बेटे और बहू का व्यवहार रामेश्वर जी के साथ बहुत ही अपमानजनक था। इतना ही नहीं, कभी कभी तो बेटा और बहू उन पर हाथ भी उठा देते थे। बहू ने खाने को भी ठीक से नहीं देती थी। रात का बचा कुचा बासी खाना रामेश्वर जी को दिया जाता था, जिस कारण रामेश्वर जी बीमार और शरीर से बहुत ही कमज़ोर हो चुके थे। सास के मरने के बाद साक्षी अपने ससुर से घर के काम करवाने लगी। ऐसी हालत में उनके काम करना बस की नहीं था, पर अगर वह काम नहीं करते तो साक्षी उन्हें खाना नहीं देती थी। बहू, आज दूध पीने को बहुत मन कर रहा है, जरा थोड़ा सा दूध मुझे भी दे दो। बहू के हाथ में दूध का गिलास देखकर रामेश्वर जी का भी मन कर आया और बहू से दूध मांग बैठे। दूध तो ऐसे मांग रहे हो जैसे पहाड़ तोड़कर आए हैं। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ यहाँ से। बहू की फटकार सुनकर रामेश्वर जी बेचारे अपने कमरे में चले गए। पत्नी की तस्वीर को देख रोने लगे। देख लो सरिता, तुम्हारे जाने के बाद बेटे और बहू ने सभी चीज़ों से तरसा दिया है मुझे। क्या हालत बना दी है मेरी। आज तुम्हारा रामेश्वर बेटे बहू का नौकर बनकर रह गया है। अपने रहते हुए तुमने कभी मुझे एक कप चाय भी नहीं बनाने दी, कभी रसोई में मुझे कदम भी नहीं रखने दिया। लेकिन आज देखो, बहू घर के काम भी मुझसे करवाती है। सरिता, क्यों तुम मुझे धोखा देकर चली गई? क्यों इस मतलबी दुनिया में मुझे अकेला छोड़कर चली गई? आज अपनी पत्नी को याद करके रामेश्वर जी फूट फूट कर रो रहे थे। अगले दिन रामेश्वर जी बेटे से बोले, बेटा संदीप कैसा है? उससे बात हो जाती है क्या तुम लोगों की? ला, आज मेरी भी उससे बात करा दे, बहुत दिन हो गए हैं। क्या सुबह सुबह दिमाग खराब करने बैठ गए बाबूजी? कितनी बार कहा है मुझे ऑफिस जाते समय टोका मत करो। इतना ही मन कर रहा है बात करने का तो वहीं चले जाओ। सुधीर ने अपने बाबूजी को बुरी तरह झिड़क दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। पहले तो रामेश्वर जी की अपने छोटे बेटे संदीप से बात होती रहती थी, क्योंकि कुछ महीने पहले जब उसकी मां का देहांत हुआ था तो संदीप अपने बाबूजी को एक छोटा सा फ़ोन देकर गया था। वह फ़ोन भी रामेश्वर जी चोरी से रखते थे, क्योंकि अगर बहू को पता लगा तो वह उनसे फ़ोन छीन लेती। इसी डर के कारण वह फ़ोन छुपा कर रखते थे। लेकिन रामेश्वर जी सुधीर और साक्षी के अत्याचारों को अपने छोटे बेटे से नहीं बताते थे, क्योंकि वह उसकी पढ़ाई में विघ्न नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने कभी संदीप को इस बारे में नहीं बताया। संदीप को भी कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि बाबूजी किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। लेकिन एक दिन पता नहीं कैसे वह फ़ोन साक्षी के हाथ लग गया। अच्छा बाबूजी, अब बुढ़ापे में भी चोरी से फ़ोन रखते हो? आने दो तुम्हारे बेटे को। बहू, यह तो बस संदीप से बात कर लेता हूँ इसलिए। अच्छा, तो अब समझी, आप हमारी शिकायत करते हैं अपने छोटे बेटे से। बहू, अभी तो उसे कुछ नहीं पता, लेकिन समय आने पर उसे खुद सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, आज तो आपकी बहुत जुबान चल रही है। अगर अब की बार एक शब्द भी मुंह से निकाला तो 2 दिन तक खाना नहीं दूंगी, फिर तड़पोगे भूखे। बहू रामेश्वर जी की तरफ घूरते हुए बोली। रामेश्वर जी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से अपने काम में लग गए। एक दिन संदीप का फ़ोन आया। भैया प्रणाम। बाबूजी कैसे हैं? अरे छोटे बाबूजी तो बहुत खुश है। तेरी भाभी उनका बहुत ख्याल रखती है। भैया, उनसे बात नहीं होती, उनका फ़ोन भी नहीं लगता। अरे छोटे, वह फ़ोन तो ख़राब हो रहा है, उसे ठीक करवा कर लाना पड़ेगा। तू बता, तू कैसा है? मैं तो ठीक हूँ, बस आप सब लोगों की बहुत याद आ रही थी। अच्छा, तो तू यह बता कब आ रहा है? सुधीर के मुंह से निकले एक एक शब्द शहद की तरह मीठे थे, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। भैया, पढ़ाई तो पूरी हो गई, बस जब भी आऊँगा आपको सरप्राइज़ देकर ही आऊँगा। अच्छा भैया, मुझे देर हो रही है, बाद में बात करता हूँ, कहकर संदीप ने फ़ोन रख दिया। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए।
एक दिन जब अचानक बिना बताए संदीप विदेश से घर लौटा तो अपने बाबूजी को रसोई में काम करते देख उसके होश उड़ गए, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पिता की ऐसी हालत देख संदीप की आंखों में आंसू आ गए। बुखार से तप रहे बाबूजी रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे और उसकी भाभी अपने कमरे में लेटकर मोबाइल चला रही थी। यह देखकर संदीप से बर्दाश्त ना हुआ और वह अपनी भाभी का हाथ पकड़ रसोई में ले आया। भाभी, ये क्या है? ऐसी हालत में बाबूजी बर्तन साफ कर रहे हैं और आप वहाँ लेटकर मोबाइल चला रही हैं। आपके अंदर थोड़ी भी शर्म बाकी है या नहीं? संदीप अपनी भाभी से गुस्सा होते हुए बोला। साक्षी बोली, तो फिर क्या हुआ देवर जी, यह हमारे साथ रहते हैं, हम इनका खर्चा करते हैं, थोड़ा बहुत काम कर भी लिया तो उसमें कौन सा पहाड़ टूट गया। आपने तो विदेश में जाकर इनसे पल्ला झाड़ दिया। खून तो यह हमारा चूसते हैं यहाँ, कभी इनकी दवाई गोली तो कभी इनके ऊपर के खर्चे, खाना पीना सब हम ही तो करते हैं। बहू की ऐसी बातें सुनकर रामेश्वर जी का कलेजा छलनी हो गया। भाभी, आप कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो, यह सब कुछ बाबूजी का है, इन्हीं के घर में रहकर इनके ही खर्चे गिनवा रही हो। और वैसे भी मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने गया था, वहाँ बसने नहीं गया था। हाँ तो अब तो हो गई पढ़ाई पूरी, ले जाओ इस बुढ़े को यहाँ से। कहते हुए साक्षी ने रामेश्वर जी को इतनी जोर से धक्का दिया कि बुखार से तप रहे रामेश्वर जी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए। अपने बूढ़े पिता की ऐसी हालत देखकर संदीप से बर्दाश्त ना हुआ और उसने अपनी भाभी के मुंह पर एक साथ कई थप्पड़ जड़ दिए। थप्पड़ लगते ही साक्षी सीढ़ियों पर जा पड़ी। उसकी आंखों के सामने जमीन और आसमान दोनों घूमने लगे। तभी संदीप का बड़ा भाई भी वहां आ गया। अपनी पत्नी का ऐसा हाल देखकर उसके होश उड़ गए। तूने अपनी भाभी पर हाथ उठाया, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। इससे पहले बड़ा भाई छोटे भाई पर हाथ उठाता तभी एक जोरदार थप्पड़ संदीप ने अपने भैया के गाल पर रख दिया। थप्पड़ लगते ही सुधीर की आंखें बाहर आ गई। तुम्हारा असली चेहरा तो आज सामने आया है। तुमने हमेशा फ़ोन पर मुझसे यही कहा कि बाबूजी बहुत खुश है, बहुत ध्यान रखते हो तुम लोग बाबूजी का, लेकिन आज मुझे सब कुछ पता चल गया है। आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि तुम कितना ध्यान रखते हो इनका। छोटे भाई से गाल पर लगा थप्पड़ सुधीर से बर्दाश्त ना हुआ और वह संदीप पर जैसे ही वार करने को चला तभी रामेश्वर जी की बुढ़ी हड्डियों में ऐसी जान आई कि उन्होंने सुधीर के बाल पकड़ उसके मुंह पर बिना गिने थप्पड़ ही थप्पड़ बजा डाले। बुढ़े, मेरे पास ही रहता है और मुझ पर ही हाथ उठाता है, और तुझे नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए सुधीर अपने पिता की गिरबान पकड़ घसीटते हुए बाहर की तरफ ले जाने लगा। अपने भाई की ऐसी हरकत देखकर संदीप से आज बर्दाश्त ना हुआ। पहले तो उसने उसकी खूब धुनाई की और फिर बाद में उसने पुलिस को फ़ोन मिला दिया। पुलिस को देख साक्षी और सुधीर के होश खता हो गए और उन्होंने झट से रामेश्वर जी के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, माफ़ कर दो, हमें जेल नहीं जाना, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। बेटे और बहू रामेश्वर जी के आगे गिड़गिड़ाने लगे। बेटा, आज तक तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करता आया, लेकिन आज तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी, जिसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। अब तक तो मैं अकेला था, तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता था, लेकिन आज मेरा बेटा मेरे साथ है। बेटा बहू माफ़ी मांगते रह गए, पर रामेश्वर जी ने उनकी एक न सुनी और पुलिस उन्हें बूढ़े पिता पर हाथ उठाने व उन पर अत्याचार करने के जुर्म में पकड़ कर ले गई। दोस्तों, क्या संदीप और रामेश्वर जी ने सही किया? कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।